बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं अबू ज़र मौज़म और उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी। पूरे पाकिस्तान में हमने देखा है कि बर्फ़बारी हो रही, नॉर्दर्न एरियाज़ में, पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है और इसके अलावा सिंध के भी, बलूचिस्तान में भी ज़बरदस्त मौसम है। बर्फ़बारी से भी लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि छुट्टियों के अब दिन कम ही रह गए हैं बच्चों के खुसूसन, और जो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं लोग, तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर बर्फ़बारी को एंजॉय कर रहे हैं वो भी अभी कर लें, अभी वक्त है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल लाहौर की और जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर इस वक्त मौसम बेहतर है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि सर्दी में इजाफा होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें पारा वैसे ही बहुत हाई है पाकिस्तान में खुसूसन, और अब तो अमेरिका से भी यही खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पारा हाई है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने के लिए अभी नज़र डालते हैं अपने रन डाउन पर। सानिया अहमद के खिलाफ हज़ारा बरादरी का कोयटा में धरना 5वें रोज़ भी जारी। वफाकी वज़रा और सूबाई हुकूमत के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म के आने तक शोहदा की तदफीन से इनकार। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो हज़ारा बरादरी की दिलजोई के लिए आज कोयटा जाएंगे। फजल रहमान का बनू जलसे में खिताब, कहा आज कहता हूँ जो इमरान खान का वफादार है वो गद्दार है। तुम जैसी कठपुतली हुकूमत को समुंदर में गर्क करके ही छोड़ेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में आइस नशा का इस्तेमाल, सूबाई हुकूमत का नए कवानीन बनाने का फैसला। आइस नशा करने पर अब होंगे मुकदमा दर्ज। सिंध चाइल्ड अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन्स को झटका, गैर हतमी नतायज के मुताबिक जॉर्जिया सेनेट इंतखाब में डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। सेनेट में भी डेमोक्रेट्स को बरतरी हासिल हो गई। अमरीकी पार्लियामेंट पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का हमला, वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 24 घंटों में 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2482 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कराची के तलबा ने आलमी रोबोटिक मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। आज बनेंगे 24/9 के मेहमान। पाकिस्तानी ड्रामों की मायनाज अदाकारा जुगन काजिम की सालगिरह। 24 न्यूज़, सिटी न्यूज़ नेटवर्क और पुरस्कारों की जानिब से सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी की। पीडीएम के हवाले से अगर बात करें तो पीडीएम जो है खासी एक्टिव दिखाई दे रही है। अभी भी तहरीक जारी है, धरना होगा या फिर लॉन्ग मार्च, लेकिन उससे पहले भरपूर जलसे और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हुआ और अकरम खान दुरानी, मौलाना फजल रहमान, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और दीगर रहनुमाओं ने जलसे में शिरकत की। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब में ये कहा कि पीडीएम ने कौम को आज़ादी और जमहूरियत का रास्ता दिखाया है। बन्नू के अवाम ने जिस तरह इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया उस पर हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाने का कहा गया है और आज कहता हूँ कि जो इमरान खान का वफादार है मैं उसे गद्दार कहता हूँ। तो ये तमाम जो सिचुएशन है इस वक्त खासी, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पारा खासी हाई हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि तुम जैसी कठपुतली हुकूमत को समुंदर में हम गर्क करके ही छोड़ेंगे। और ये भी कहा गया कि नैब के सामने सरेंडर करना होगा। और उन्होंने कहा कि मेरे आबा व अजदाद ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। अब ये तमाम मामला है जिस पर इस वक्त देखा हमने कि पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का रिस्पांस भी वहीं पर जारी है। हुकूमत कहती है कि जितने मर्जी आप पार्लियामेंट के सामने या फिर इलेक्शन कमीशन के सामने धरने कर लें, एहतजाज कर लें, हम आपको रोकेंगे नहीं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी जलसे कर लें हम आपको रोकेंगे नहीं। सेनेट इलेक्शंस, ज़िमनी इंतखाबात पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी जगह कि कौन सी पार्टी इसमें हिस्सा लेने जा रही है, ये भी फैसले भी हो चुके हैं। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या नई सियासत होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल जलील जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जमान है JUI KPK से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जलील जान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, वक्त दिया आपने। जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं पीडीएम के कल होने वाले जलसे की, भरपूर जलसा था, किसी किस्म की रुकावट तो नहीं आई? क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि हम रुकावट नहीं डालेंगे, ना रैली में ना जलसे में। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारा जलसा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ है। हर किस्म से, हर इलाके से जुलूस, हर सिमत से जुलूस आए हैं।
हुकूमत रुकावट डाल नहीं सकती, हम तो हुकूमत के मुकाबले के निकले हैं, रुकावट कैसे डालेंगी? ठीक है, मतलब रुकावट नहीं थी, लेकिन किसी किस्म के मुकदमात की आपको शिकायत, क्योंकि ये भी माजी में चाहे वो पंजाब है, KPK है, या फिर इसके अलावा दीगर जहाँ पर आपने जलसे जुलूस किए वहाँ पर रुकावटें तो अपनी जानिब, लेकिन इसके अलावा आप पर मुकदमात भी हुए आपकी पार्टी पर या फिर दीगर जो कायदीन हैं? जी हाँ, पेशावर में जब जलसा हुआ था तो हमारे तमाम साथियों पर मुकदमात हुए हैं। मुल्तान में हुए हैं, गुजरावाला में हुए हैं, कराची में हुए हैं, कोयटा में हुए हैं, हर जगह पे हुए हैं। इन्होंने चूंकि हमें तो इजाजत देते नहीं है, NOC नहीं देते जलसों की जी, तो हम तो बाकायदा दरख्वास्त भी दे देते हैं, अपना फॉर्मली जो तरीकाकार होते हैं हम करते हैं, लेकिन एन मौके पे वो इनकार कर देते हैं। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद इनकार कर लेते हैं। पहले नहीं कहते कि पहले कहते हैं कि आप जलसा करें, सिक्योरिटी आप मुहैया करेंगे, लेकिन एन मौके पे जब जलसे का 1 दिन रह जाता है तो इनकार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अभी जो सिचुएशन है, अब ये बताइएगा अब्दुल जलील साहब कि जिसने आप कह रहे हैं कि एन मौके पर हुकूमत तो चले, अपोजिशन की सियासत अपनी जगह, हुकूमत ने भी जवाब देना होता है, लेकिन इसके अलावा जो आइंदा आने वाले दिनों में रैलीज और जलसे तो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन 19 जनवरी की खासी बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज करना है। इसके लिए क्या रोड मैप बनाया है? जनाब, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, तो इसको डिले किया गया 5-6-7 साल से जी। तो हमारा हक तो बनता है हम एहतजाज करें, हम हुकूमत को बावर करें कि ये केस भी पेंडिंग पड़ा है, लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई तो कर रहे हैं, तो आप अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम जाएंगे, वहाँ पर अपनी यादाश्त पेश करेंगे, उनको कहेंगे कि हम एहतजाज के लिए आए हैं कि हम इन केसों को आप क्यों नहीं उठाते, आप इस केस को उठाएं। फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल से पैसा आया हुआ है, अमेरिका से पैसा आया हुआ है, भारत से पैसा आया हुआ है और इनकी जमात को आया हुआ है। ये तो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये उसके एजेंट है, ये उसके एजेंट है, ये तो खुद बताएं ये किसके एजेंट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर एहतजाज का जो शेड्यूल बनाया गया है 19 जनवरी का, उसके बाद होता है ना, मतलब अभी एक दिन में तो नहीं ये सारा मामला हल हो जाना, चूंकि आप भी कह रहे हैं कि पुराना मामला है, तो फिर हल करने के लिए रोड मैप क्या है? ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, सिर्फ एहतजाज है कि आगे भी आइंदा कोई प्लान है? जनाब, हमारा तो एहतजाज है 19 को, हम इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं, फिर उसके बाद इस्लामाबाद का प्रोग्राम होगा, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, ये बड़े प्रोग्राम है हमारे, बड़े शेड्यूल बने हुए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले नहीं होती, तो जो शेड्यूल तैयार है उसका वक्तन हम ऐलान करते रहेंगे। 19 जनवरी के बाद जो नया प्रोग्राम होगा उसका 19 के बाद ही ऐलान होगा। लेकिन जाते जाते एक और चीज़, आपने कहा कि कुछ प्लान्स हैं जो कि हम ओपन करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। एक चीज़ जो कि बड़ी ओपन थी वो थी जनवरी के एंड में और फरवरी के या फिर फरवरी के आगाज़ में लॉन्ग मार्च। अब ये कहा जा रहा है कि मौसम मुनासिब नहीं है इसलिए नहीं कर रहे अभी ये प्लान। इसमें कोई कन्फ्यूजन थी या फिर ये बात पहले सोची नहीं गई कि मौसम ख़राब भी हो सकता है और लोगों की आसानी नहीं होगी अगर लॉन्ग मार्च करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो धरना किया था वो भी सर्दी थी, अभी भी जनवरी और फरवरी में जो सर्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी की तजवीज़ ऐसी है। ये फैसले तो मरकजी कमेटी करती है, रबर कमेटी करती है, स्टैंडिंग कमेटी करती है। किसी फर्द की तजवीज़ को तो हम सुनते हैं, लेकिन फैसला तो मुश्तरका तौर पर होता है, जो तय होगा वही होगा। 31 जनवरी को इस्तीफों के बाद जो लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा तो 31 जनवरी में इस्तीफे और उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान, इस पर कोई दो राय नहीं है PDM के अंदर, लेकिन कब होगा ये अभी तय नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अब्दुल जलील जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू की इस तमाम सूरत हाल पर। इसके अलावा नाज़रीन एक और मामला जहाँ पर हमने बात लोकल पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान में खासी एक्टिविटी रही, वहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो अमेरिका जो कि सबसे बड़ी जमहूरियत है और जिसमें दावा किया जाता है कि अमेरिकन जो इंतखाबात हैं वो बड़े शफाफ होते हैं, लेकिन इस बार ऐसे देखने में नहीं आया और बहुत बड़ी एक जो है इसमें आप कह सकते हैं कि इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन हमने देखी कि अमेरिकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला किया, पुलिस के साथ झड़पें की, फायरिंग और हंगामा आराई में एक खातून भी हलाक हो गई। वाशिंगटन DC में कर्फ्यू लगा दिया गया। इजलास की सदारत करने वाले नायब सदर माइक पेंस को महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया गया। अमेरिकी मीडिया ने हमले को तारीख का बदतरीन वाक़या भी करार दे दिया। ट्रंप फिर सदारती इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं और जैसे ही उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया और साथ ही उन्हें पाबंदी की वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर आइंदा से आपने इस किस्म के बयान दिए तो फिर हम आप पर पाबंदी भी लगा सकते हैं सोशल मीडिया की। उसके साथ साथ गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्विटर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का
हालिया ट्वीट भी डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में आवाम को दूर रखने से ऐसे वाक़यात होते हैं। अमरीकी आज के दिन को हमेशा याद रखें। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में अमरीकियों की हक तलफी का भी कहा। इस हवाले से ट्विटर इंतजामिया का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आज 3 ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं और उनका अकाउंट 12 घंटों के लिए अभी लॉक है, और जब तक ट्रंप ट्वीट हटाएंगे नहीं उनका अकाउंट लॉक रहेगा। और अमेरिका का सदारती इंतखाब जीतने वाले जो बाइडन जो हैं वो भी खासे एक्टिव दिखाई दिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के हंगामा राय को बगावत करार दे दिया। जो बाइडन ने अपनी कामयाबी की तौसीक के लिए मुनक़द होने वाली अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास पर सदर ट्रंप के हामियों का धावा बोलने के अमल को बगावत करार दिया। और जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि पुरजोर उन्होंने कहा है कि वो आगे बढ़ें और तशद्दुद को मुस्तरद कर दें, क्योंकि ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह से मजम्मत नहीं की है। और उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्शन को चोरी किया गया है, अमेरिकी सदर के इलेक्शन को चोरी किया गया। और फिर उसके बाद जब ये हमला हो गया तो उन्होंने तमाम मुजाहिरीन को कहा कि अब वो वापस आ जाएं। इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है अमेरिका पर, और अमेरिकी जो आवाम हैं उसने ऐसा पहली बार देखा है गुज़िश्ता कई दहाइयों में। 150 साल की 160 साल की जो हिस्ट्री है उसमें हमने ऐसे नहीं देखा कि अमेरिका में होता हो। और यूरोप में अगर हम बात करें, यूरोप में भी तनकीद हो रही है। इसके अलावा एशिया में तनकीद हो रही है। सऊदी अरब से तनकीद आई कि ऐसे नहीं होना चाहिए। कनाडा से तनकीद आई कि ये जो अमेरिका में हमने मनाजिर देखे हैं इंतहाई परेशान कुन हैं। और इसके अलावा जो सिचुएशन इस वक्त है उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमने रब्ता किया। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जावेद साहब, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं जो मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पर सुबह होते हुए देखे, और इंतहाई परेशान कुन मनाजिर थे अमेरिका की तारीख में। ऐसे 160 साल की तारीख में तो कभी ऐसा नहीं बताया गया कि कभी ऐसा हुआ हो, कोई हमला हुआ हो पार्लियामेंट में। क्या सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी की खुसूसन बात करें तो? जी ये तो वाकई ऐसी सूरत हाल थी कि जैसे अमेरिका नहीं कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहां मॉब जो है जाके कैपिटल हिल के ऊपर पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर वो चढ़ दौड़े और उसके अंदर दाखिल हो गए, और जिस तरह के वो हजूम बेकाबू हो गया, तो ये बड़ी एक क्याटिक किस्म की सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई। इवन के कुछ रिपब्लिकन ने भी इसको कहा कि ये तो इंसरेक्शन है, ये तो यानी अपराइजिंग है, गवर्नमेंट के खिलाफ है और जमहूरियत के खिलाफ। तो वाकई ये अमेरिका के लिए तो एक बड़ा जो है डैमेजिंग और बड़ा अफसोस का एक, और सारी दुनिया में अमेरिका का जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक उसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है और है भी बड़ा साउंड है। लेकिन ये देखने में मिला, और उसकी वजह असल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उनके फॉलोअर्स एक खास किस्म का जहन रखते हैं। वो ज्यादातर लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, राइटिस्ट लोग हैं, और जो ट्रंप गलत कहते हैं तो उसको वो सही मानते हैं। लेकिन जावेद साहब, आपने कहा कि ट्रंप के जो हामी हैं, लेकिन बात यहाँ पर रिपब्लिकन्स की है, डेमोक्रेट्स की है, वो भी एक सोच होती है। कभी ऐसे तारीख में पहली बार हुआ है कि ऐसे पार्लियामेंट या फिर कांग्रेस पर हमला किया जाए, कैपिटल हिल को निशाना बनाया जाए, शीशे तोड़ दिए जाएं? मतलब इसके पीछे कोई सोच थी या फिर ये ऐसे एहतजाजी थे जिनको किसी ने लीड नहीं किया? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि देखें जो ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो उसके आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, यानी कि वो उसको अंधी तकलीद करने वाले ऐसे ही हैं। जैसे आप देखें कि इस्लामाबाद में अगर आपके मौलाना फजलुर रहमान कहें कि हमला कर दो, तो उनके लोगों को तो पता नहीं ना पार्लियामेंट क्या चीज है, वो हमला कर देंगे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि हमला कर दें, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी एक स्पीच में एक जगह कहा कि आप लोग कैपिटल हिल चलो, मैं भी आ रहा हूँ। तो लोग वहाँ पहुँच गए। जब लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ ज्यादा पुलिस की नफरी भी नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि आमतौर पे अमेरिका में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कभी कि वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाए और चढ़ दौड़े। लेकिन ये एक अनयूजुअल सी सिचुएशन पैदा हो गई और उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आप ये भी देखें कि उसकी खूबसूरती ये अमेरिकन सिस्टम की और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है इतने स्ट्रांग है कि पेंटागन ने, वाइस प्रेसिडेंट ने कोऑर्डिनेट करके फौरन जो है वो वहाँ पे जो है वो गार्ड। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जो है, आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? कर्फ्यू रहेगा या फिर कोई मामला हल हो सकते हैं? और जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या इस वक्त क्या अपडेट्स हैं, मतलब आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? तो कर्फ्यू तो वहाँ पे है नाफिज,
ठीक है। और लोग तो वहाँ से जा चुके हैं, आगे पीछे हो चुके हैं। इवन के वाशिंगटन के बाहर जो करीबी एरिया वर्जीनिया का, वहाँ भी आर्लिंगटन में और अलेक्जेंड्रिया में वहाँ भी कर्फ्यू नाफिज है। लोग तो जा चुके हैं और सिक्योरिटी का आसार है बाकायदा, और कांग्रेस का और सेनेट का इजलास हो रहा है और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इजलास रात को जारी रहेगा। तो हस्बे मामूल वो सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको काउंट करने के बाद सर्टिफाई कर देंगे। बल्कि कुछ लोग जो है वो ऑब्जेक्ट करना चाहते थे कि दोबारा काउंटिंग की जाए, और वो लोग भी अभी पीछे हट गए हैं। ये देखने के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वो सारे एक पेज पे आ रहे हैं और सबने उसको सही। लेकिन जाते जाते जावेद साहब एक बात बताइएगा कि मुबस्सिरीन तो अब ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अब यूनाइटेड नहीं रहा, इसमें सदाकत नजर आती है आपको? नहीं, ये मेरा ख्याल है वो शायद लोग अमेरिका को समझते नहीं जो इस तरह बात करते हैं। ये तो एक खास सोच वाले लोग हमेशा में अमेरिका में रहे हैं, कभी उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जो ट्रंप आए तो चूंकि ट्रंप भी इसी सोच के हामी थे तो उन्होंने उन लोगों को ज्यादा इंस्टिगेट किया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। अमेरिका में मसाइल जो हैं उनका हल तलाश किया जा रहा है और जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं उनके मामलात अफाम तफहीम से हल हो जाएं, यही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जावेद राठौर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अमेरिका की तारीख में ऐसे वाक़यात कभी हमने देखे नहीं हैं और आइंदा जब 20 जनवरी को सदर हल्फ उठाएंगे उससे पहले भी ऐसा ना हो और उसके बाद भी ऐसा ना हो, इसके लिए इंश्योर करवाना होगा वहाँ की पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, के मामलात को अंडर कंट्रोल रखा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता चंद दिनों में इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात में से एक वाक़या सानिया मच के ख़िलाफ़ हज़ारा बरादरी इस वक्त भी सरापा एहतजाज है। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हमने देखे और फिर धरना जो है वो भी जारी है। 5वें रोज़ में ये धरना दाखिल हो चुका है। तदफीन अभी तक नहीं हो सकी है क्योंकि ये मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ पर आएँ और मुतालबात के हवाले से जो बात है वो की जाए। वहाँ पर -7 इस वक्त डिग्री दर्जा हरारत है। मुतासिरीन के हौसले अभी भी नहीं टूटे हैं। वफाकी वज़रा और सूबाई हुकूमत के मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आने तक शोहदा ने तदफीन से इनकार कर दिया है। ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द कोयटा का दौरा करूंगा। लवाहिकीन से दरख्वास्त है कि शोहदा की तदफीन करें, लेकिन इस दरख्वास्त के बाद भी अभी तक तदफीन नहीं हो सकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दुख की इस घड़ी में हज़ारा बरादरी के साथ हूँ। शोहदा के लवाहिकीन के दुख का एहसास है। सानिया मच में शोहदा के लवाहिकीन से मिलने में ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वक्त वो नहीं बता सके हैं। वक्त का इंतज़ार पूरे पाकिस्तान को है, ख़ासकर जो हज़ारा बरादरी है वो इस वक्त मुंतज़िर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, लेकिन वो अभी तक नहीं जा सके हैं और इसी वजह से धरना भी जारी है, इसी वजह से तदफीन भी नहीं हो सकी है। और ये दर्दनाक मनाजिर पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है। सानिया मच में शोहदा के लवाहिकीन से उन्होंने कहा कि मैं मिलने जाऊंगा, कब जाएंगे ये वो नहीं बता पाए हैं और यही सवाल है जो कि इस वक्त तमाम हज़ारा बरादरी भी कर रही है और जो दीगर इस वक्त मुबस्सिरीन हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान जो कि माजी में कह चुके हैं कि ऐसे जब वाक़यात हों तो कायदीन को जाना चाहिए और जो स्टेट है उसको जवाब देना चाहिए। तो स्टेट के इस वक्त नुमाइंदे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उनको जाना चाहिए। यही इस वक्त मुतालबा है जो कि पुरजोर हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा हमसाया फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, यानी कि भारत और अफ़गानिस्तान से जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने लोगों के जो एतमाद है उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी कल वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी अपील की थी लेकिन वो भी मंजूर नहीं हो सकी, तदफीन अभी भी नहीं हुई है। अब ये तमाम मामला है, सिचुएशन इस वक्त ये है कि सरापा एहतजाज हैं जहाँ पर बलूचिस्तान के शहरी, वहीं पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से भी हमने देखा कि एहतजाज हो रहा है, धरने हो रहे हैं, रोड्स हैं वो भी ब्लॉक की जा रही हैं और एहतजाज किया जा रहा है और इनके हक में इस वक्त आवाज़ बुलंद की जा रही है, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि इस वक्त जो मजलूमीन हैं उन्हीं का साथ देना ज़रूरी भी होता है। सिचुएशन इस वक्त क्या है इस्लामाबाद में, गौहर महसूद हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। गौहर, इस वक्त जो सिचुएशन है हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान ऑब्वियसली बड़ा परेशान है जो हुआ हज़ारा बरादरी के साथ मच पे। अब सिचुएशन इस्लामाबाद में क्या है, एहतजाज वहाँ पर भी हो रहा है? जी बिल्कुल मौज़म, यहाँ इस्लामाबाद में जो एहतजाज है गुज़श्ता शब से शुरू है, कल रात भी गुजारी थी, आज की रात भी इन्होंने चाइना चौक के ऊपर गुजारी है। चाइना चौक पर धरना दिया गया है। बुनियादी तौर पर यह धरना MWM और
ISO की कारकुनान की जानिब से दिया गया है। ये जो धरना है इसके बुनियादी 2-3 मुतालबे हैं। एक तो इंतहाई गम का इजहार किया जा रहा है जो सानेहा मच हुआ है। इसके साथ साथ इनके मुतालबात में जो अहम मुतालबा है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब तक क्वेटा नहीं जाते और सानेहा मच के मुतासरीन के साथ वहाँ पर मुज़ाकरात करके उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ इनका ये शर्त है कि जब तक क्वेटा में धरना जारी रहेगा, इस्लामाबाद में यहाँ पर यह धरना जारी रहेगा। यहाँ पर गुज़श्ता रात इंतहाई सर्दी में गुजारी गई है, शदीद सर्दी थी। इससे कबल की जो रात थी, रात वक्फे से बारिश भी होती रही, लेकिन कारकुनान यहाँ पर धरने की सूरत में बैठे हुए थे। कल यहाँ पर जो मुतअद्दिद रहनुमा आए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दिगर रहनुमा यहाँ पर आए, उन्होंने तकारीर की और इस बात की पुरजोर अल्फाज में मुतालबा किया कि हुकूमत बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनका मुतालबा मानना चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए। गौर साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से हबीब खान हमें ज्वाइन किया है क्योंकि कराची में भी इस वक्त जो धरने हैं उनका दायरा कार वसी हो चुका है। तमाम रोड्स में जहाँ पर खुसूसन शार फैसल अहमद जिन्ना रोड है वो ब्लॉक की गई और मुजाहरा किया गया। हबीब बताइएगा, इस वक्त कराची में भी इज़हार यकजहती किया जा रहा है हज़ारा बरादरी के साथ, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी बिल्कुल अबूज़र, कराची में भी मुल्क भर की तरह की सूरत हाल है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो धरने जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो दायरा कार है धरनों का वो वसी कर दिया गया था। शहर के तकरीबन 18 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो धरने दिए जा रहे हैं जो गुज़िश्ता रात से अब तक जो है वो जारी हैं, जिसमें मरकज़ी धरना जो है वो अहमद जिन्ना रोड पर जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ जो है वो शारा फैसल जो कि मरकज़ी शारा है वहाँ पर 3 मकामात पर, नाता खान पर और इसके अलावा स्टार गेट और इसके अलावा एक और जो है मकाम पर 3 जगह पर लगाया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड और साथ साथ दीगर जो शहर के मकामात हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जो है जो इंतजामिया उनकी जानिब से धरने दिए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का सिलसिला जारी है। जो तंजीमें हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो जब तक मच के जो शोधा हैं उनके जाके कोयटा में उनके अहल खाना से जो है वो ताज़ियत नहीं करते और ना मिलते हैं, जब तक ये धरना जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं उनका सिर्फ एक ही यही मुतालबा है। यहाँ पर इस वक्त भी अगर बात की जाए तो ख़वातीन और बच्चों और इसके अलावा साथ साथ जो नौजवान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। रात के थोड़ी सी तादाद जो है वो कमी हुई थी, लेकिन अब फिर एक बार यहाँ पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है और एहतजाज धरने में शिरकत कर रहे हैं लोग और इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हबीब, आपने जिस तरह से बताया कि ये इनका भी यही मुतालबा है। गौर, हबीब ने जैसे बताया कि जी कराची में भी यही मुतालबा है, इस्लामाबाद में यही मुतालबा, पूरे पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि इमरान खान जाएँ। आप बताइएगा, इमरान खान साहब ने कल ट्वीट भी किया कि मैं जल्द जरूर जाऊँगा और इज़हार यकजहती करूँगा, हमदर्दी का इजहार किया, क्यों नहीं जा पाए? अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं जारी हुआ? कोई ऐसा या सरप्राइज विजिट रखा गया है? बिल्कुल मौज़म, कल इमरान खान साहब का जब ट्वीट आया तो यकीनन उसको कई लोगों ने एक मस्खरे के तौर पर भी सामने रखा कि वक्त का वज़ीर-ए-आज़म जब कुछ साल कबल वो ऐसे वाक़यात पर ट्वीट करता था और दूसरे हुक्मरानों को वो ताने देता था कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आज ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म है और ट्वीट करके उनको ट्वीट पे तसल्ली दे रहे, ख़ुद वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो बुनियादी मसला है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूरे मुल्क में जैसे मुतालबा किया जा रहा है वही मुतालबा इस्लामाबाद के मुजाहिरीन भी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमें तकरीरों में पता चला या ज़राए से मालूम होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्वेटा न जाने की जो बुनियादी वजह है उनके वो मशवरा देने वाले हैं जो उनको मशवरा देते हैं और इमरान खान को इस चीज़ से साइड पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान जाएंगे और वहाँ पर उनसे यही मुतालबा रखा जाएगा कि उनके जो लवाहिकीन है उनके लिए खसूसी ऐलानात कराया जाए, उनके जो ज़्यादती हुई है उसका अजाला कराया जाए। इसी बुनियाद पर मुमकिन है कि ऐसे कुछ मुतालबे हों कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकिन अगर बाद में भी तो जाना ही है, अगर बाद में भी जाकर मुतालबात तो सुनने ही पड़ेंगे, एक दिन 2 दिन या एक हफ्ते बाद। आज ही चले जाएं तो जख्मों पर मरहम रखा जाएगा, तदफीन हो जाएगी, जो कि मुतालबा भी है।
यकीनन यही बात पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने ट्वीट में भी कहता है कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप अपने प्यारों की तदफीन करा दे, तो हफ्ता बाद जाना है, आज क्यों नहीं चले जाते। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि उनके इर्द गिर्द जो मशवरा देने वाले बैठे हैं वो उनको यही मशवरा दे रहे हैं कि आपको फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हालात शायद ठीक नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे उनको दिए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आज ही जाना चाहिए या कल। हालांकि इस हवाले से ये ज़राए बताते रहे हैं कि इमरान खान पहले दिन भी कह रहा था कि जाने का प्रोग्राम है, दूसरे दिन भी जाने का कह रहा था। अभी तक वाज़े नहीं है कब जाना है। ये खबरें भी आ रही हैं कि सरप्राइज विजिट रखा गया, किसी वक्त भी आज या कल वो जा सकते हैं, लेकिन सरप्राइज विजिट होगा, बताया नहीं जाएगा, शेड्यूल नहीं होगा। हबीब, आप बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से गौहर ने बताया कि इमरान खान साहब का तो अभी तक शेड्यूल वाज़े नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आज ज़रूर जाएंगे। इस बारे में कुछ आप तक इतलात पहुंची है कि बिलावल भुट्टो किस वक्त जा रहे हैं? मरीम नवाज़ के हवाले से भी इसी तरह खबरें आ रही हैं। आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तो अब तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आ सकी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सरबराह हैं मरीम नवाज़, उनके जानिब से जो है वो ये पैगाम भी आया है और साथ साथ ये वाज़ेह किया गया है कि आज दोनों जो रहनुमा हैं वो कोयटा में जो मुजाहिरीन हैं वहाँ से उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है कि वो वहाँ आज पहुँचेंगे और जो मुजाहिरीन है, जो हज़ारे वाल जो वहाँ पे इस वक्त जो मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जो है वो अपने गम का इजहार करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर ऑफिशियली बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से तो कोई ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ मुतालबा जो है वो करने में जो भी यहाँ पे मुजाहिरीन है, जितने भी यहाँ पे 18 मकामात पे कराची में एहतजाज हो रहा है, सिर्फ एक ही मुतालबा सामने आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो वहाँ जब पहुँचेंगे तो इसके बाद जो है उनके मुतालबात जो है वो मानने चाहिए और इसके साथ ही धरने के जो है इख्तिताम पजीर के हवाले से कोई बात होगी। सही। हबीब, आपने जैसे बताया कि बिलावल और मरियम तो जा रहे हैं, गौहर बिलावल मरियम तो जा रहे हैं आज, उनको जो मशवरा देने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि आप जाएं, पॉलिटिक्स भी हो जाएगी, साथ में इज़हार हमदर्दी भी हो जाएगी। लेकिन आप ये बताइएगा, ये जो मशवरा देने वाले हैं, आपने कहा कि इमरान खान साहब को, क्या बाकी कुछ ऐसे मशवरा देने वाले भी हैं वहाँ पर मौजूद जो कहते हैं कि आज ही जाना चाहिए, फ़ौरन जाना चाहिए? इमरान खान अब तक जितनी भी हुकूमत चलाते रहे उनके ये तज्ज़िया निकार और माहिरीन भी यही कहते हैं कि उनके यू टर्न की जो बुनियादी वो मशहूर हो गए हैं जिस चीज़ के पीछे, वो भी उनके मशवरा देने वालों की वजह से हुए। एक मशवरा देता है तो दूसरा मशवरा देता है। यहाँ पर कल जब मेरी बात हो रही थी MWM की क़ियादत के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, MWM अगर हम देखें तो वो हुकूमत की इत्तिहादी है। इस वक्त गिलगित पाकिस्तान के इलेक्शन में भी, मरकज़ में भी उनके साथ कई चीज़ों पर उनका इत्तिहाद रहता है। लेकिन चूंकि ये मसला एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, इंसानी सानहा है, इसी बुनियाद पर MWM खुद सड़कों पर निकल आई है और वज़ीर-ए-आज़म को मशवरों के देने के बावजूद भी जब उनकी मशवरों पर अमल नहीं किया गया, उनको ये बावर नहीं करा सके कि ये इतना बड़ा सानहा है कि आपको खुद जाना चाहिए, बनिस्बत ये कि अगर अपोजिशन लीडर बिलावल ज़रदारी और मरियम नवाज़ वहाँ पर जाते हैं तो आपको बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म खुद जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो मामला है, वो हमेशा कहती हैं कि जो स्टेट के हेड होते हैं उनको जाना चाहिए फ़ौरन ऐसे इंसिडेंट्स में। मशवरा देने वाले जो भी मशवरा दें, ऐसे लगता है कि अपोजिशन, अवाम, मीडिया जो मशवरा दे रही है वो आप ना भी मानें, लेकिन इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादियों का मशवरा ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जो मशवरे होते हैं उसको भी बड़ा स्केप्टिकल अंदाज से देखना चाहिए कि कौन सा मशवरा इस वक्त ज़रूरी है। एनीवेज जी, बहुत शुक्रिया हबीब खान और गौहर मसूद, आपने हमें वक्त दिया और बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन उनका जाना जो है वो मस्ट है। हज़ारा बरादरी के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए ये हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त यही ज़रूरी है कि उनके साथ जाकर इज़हार यकजहती किया जाए और उनको इंसाफ दिलवाया जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 50 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और
मरने वालों की कुल तादाद 10,511 हो गई है। इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन अभी भी जो सिचुएशन है उसमें हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ SOPs को अगर आप फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह केसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,482 नए केसेस सामने आए और मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद जो है वो 4,92,594 तक पहुँच गई है। और इसके अलावा मुल्क में कोरोना 4,50,515 अफराद सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना के जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, ये एक पॉजिटिव बात है। और इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं, फॉल्ट मरीज़ों की तादाद 34,049 है। और मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की जो शरह है, जो इस वक्त पॉजिटिव रेशो आ रही है वो 5.92 है, जिसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो ग्रेजुअली कम हो रही है। और हमने ये देखा भी गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जब ये रेशो 7 से क्रॉस कर चुकी थी, बल्कि 8 के करीब आ चुकी थी, और जब कोरोना के बिल्कुल केसेस कम थे ये 2 से भी नीचे थी। तो इस वक्त जो 5.92 है ये एवरेज है। और हम दुआ भी करते हैं, हमें ये मेक श्योर भी करना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली कम हो। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पर SOPs की, तो अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हो या फिर केसेस बढ़ रहे हो तो फिर होता है लॉकडाउन, जो कि पाकिस्तान में भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन और इसके अलावा माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं पर अगर यूरोप की हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा कोरोना के बाइस, और इस वक्त जो है वो सेकेंड वेव भी खासी लीथल हो चुकी है। तो कोरोना वबा के बेकाबू होने पर अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। और कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुल्क में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल फरवरी के वस्त तक बंद रखने का ऐलान भी किया गया और तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम की सहूलत की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का ये भी कहना है कि आने वाले हफ्ते में मुल्क के लिए सख्त तरीन साबित भी हो सकते हैं। यानी कि अभी भी उन्होंने ये वार्निंग दे दी है कि आपने अगर SOPs की खिलाफ वर्जी की, अगर लॉकडाउन पर अमल दरामद ना किया तो मज़ीद मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बोरिस जॉनसन पर तनकीद तो बहुत हुई है। हमने देखा कि उन्होंने लॉकडाउन से पहले क्या बात की, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन जल्द भी लिफ्ट अप भी कर दिया। फिर इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कहा कि स्कूल्स चले जाएं, फिर उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बात की। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो UK में वाकई केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसकी बड़ी वजह लोगों का SOPs को फॉलो ना करना है। और ओवरऑल जो UK के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, इसकी वजह से भी मामला ख़राब हुए। सेकेंड वेव में भी हमने ये देखा 400 मजीद अमवात भी हो चुकी हैं जी बरतानिया में मजीद कल, और मजमूई तादाद 75,000 से भी ज़ायद हो चुकी है जो अमवात हैं। फिर बरतानिया में नाफिज होने वाले तीसरे कौमी लॉकडाउन के नफाज के बाइस पाकिस्तानी सफारत खाना और काउंसिल खानों को भी बंद कर दिया गया है और एक ही रोज़ में 58,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। यानी कि 58,000 जो केसेस हैं वो एक रोज़ में सामने आने का मकसद ये है कि इंतहाई ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल होती जा रही है, खुसूसन अगर हम UK की बात करें। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली को भी कोरोना वायरस जो है वो मुस्बत आ चुका है, तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और इसके अलावा जो लोग भी कोरोना का शिकार हुए हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और उनको इससे जल्द सेहतयाब करे। इसके साथ साथ एक और मामला जो कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत ज़्यादा उस पर बात भी हो रही है, इसके लिए कवानीन भी आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है। जब आप कवानीन बनाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है या नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल रमल अली पर तशद्दुद किया गया। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। उनकी एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर भी ज़ेर गर्दिश रही। उनकी भवें और सर के बाल काट दिए गए। रमल अली का वीडियो पैगाम में ये भी कहना था कि अटक से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ेब खान से उन्हें जान का ख़तरा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरी असमत दरी की गई, मुझे जुल्म का निशाना बनाया गया और मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने से भी रोका जा रहा है। मॉडल रमल अली ने फिल्म्स, TV और फैशन इंडस्ट्री के लिए बेपनाह काम किया है और उनका नाम भी खासा फेमस हो चुका है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्हें खासी पज़ीराई मिल रही है, रिस्पांस मिल रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से भी उन्हें खूब सराहा गया। तो अगर उन्होंने ये कहा है, इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ऐसे जो जुल्म है, ऐसे जो नाइंसाफ़ी है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर है या कोई भी मजलूम तबका है हमारे मुआशरे का। क्योंकि होता यही है कि माइट इज़ राइट का ज़माना है। माइट इज़ राइट हमने देखा कि अगर कोई ताकतवर है तो वो कानून के शिकंजे से बड़े आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर कोई मजलूम है या कोई कमज़ोर है तो उसको हमने देखा कि उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये बड़ा ज़रूरी है मेक श्योर किया जाए, इनको भी इंसाफ दिलवाया जाए। और इनकी जो कम्युनिटी है वो भी इसीलिए इस वक्त खासी एक्टिव है कि वो चाह रही है कि ये मामला हल हो। इसके अलावा
एक और फैक्टर जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें पाकिस्तान के जहाँ पर इंडस्ट्री का बहुत हाथ है कि इसमें कोरोना के दिनों में ख़ासकर बड़ा बूम आया और इकॉनमी को पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने बचाया, पाकिस्तान के अवाम ने बचाया। 24 न्यूज़ ने भी खुसूसी काविश की और मेड इन पाकिस्तान के हवाले से एक भरपूर कैंपेन चलाई। गुज़िश्ता 2 साल से 24 न्यूज़ में हम इसका हिस्सा रहे हैं कि ये कैंपेन चलवाई जा रही है और इसका फ़ायदा आप देखिए। फ़ायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। चंद साल पहले जब हम देखते थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही थी तो भारत और बांग्लादेश बहुत आगे जा रहे थे, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों से जो कि अच्छी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो ज़ीरो रेटिंग की गई है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको अमेरिकन और यूके और यूरोप के स्टोर्स में एक बार फिर बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे जो लिखा होता है वो नज़र आता है कि मेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जनूबी एशिया में माह दिसंबर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 18.3% बढ़ गई। माह दिसंबर में भारत की एक्सपोर्ट्स 8% और बांग्लादेश की 6.11% कम हुई हैं। माह नवंबर में भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 7.2% थीं और भारत की एक्सपोर्ट्स 8.4% थीं, बांग्लादेश की 0.84% कम हुई थीं। तो अगर ये तमाम एक्सपोर्ट्स पे इसी तरह से फोकस रहा, टेक्सटाइल और आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आपकी एग्रीकल्चर है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स में भी नाम बनाएगा और जो हमारे रेमिटेंसेस हैं और एक्सपोर्ट के अंदर जो हमें फॉरेन डॉलर्स जो आते हैं उससे रिजर्व्स में हमारे इजाफा होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी इससे बूस्ट होगी और फिर डॉलर रेट भी नीचे आएगा। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आखिरकार आता आम आवाम पर है, जो रूटीन के कस्टमर्स होते हैं उन पर आता है इम्पैक्ट इसका। तो इसलिए पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री आपकी अपनी है, इसके लिए जो भी पाकिस्तान की हुकूमत काम कर सकती है वो ज़रूर करे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसको एक्सटेंड करने के लिए एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियाँ आते ही अफसोसनाक वाक़यात भी आना शुरू हो जाते हैं और वो होते हैं गैस लीकेज के, क्योंकि लोग एहतियात नहीं करते। फिर होता क्या है कि गैस लीकेज के बायस अमवात भी होती हैं और इसी तरह एक अफसोसनाक वाक़या मानसरा में पेश आया। घर में गैस लीकेज के बायस मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक गैस लीकेज का वाक़या मानसरा के इलाके पानो रोड पर आया, जहाँ पर एक ही ख़ानदान के 6 अफराद दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये भी बताना है कि मरने वालों में माँ, बेटा, उनकी बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। कराची में गैस लीकेज की शिकायत भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जैसे ही गैस के हवाले से लोड शेडिंग आती है तो वहीं पर मामला भी बिगड़ जाते हैं। जब आपके पास गैस होगी और अगर आप चूल्हा जलाते हैं या हीटर चलाते हैं और फिर अगर आप उसको बंद नहीं करते और गैस चली जाती है तो फिर गैस दोबारा से आएगी तो लीक होगी, क्योंकि आग तो चलनी नहीं है, फिर गैस लीकेज होगी और कहीं पर अगर छोटी सी गलती हो जाए तो वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। डिफेंस बदर कमर्शियल में पेट्रोल पंप के करीब गैस लीकेज के बायस आग लग गई। शहरियों का ये भी कहना है कि पुरानी लाइन लीक होने के वाक़यात बढ़ गए। गैस लीकेज अपनी जगह के वाक़यात, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपनी जगह पर रोल होता है कि वो इंश्योर करे कि ऐसे ना हो, लेकिन इसके साथ साथ हम एज अ जो नेशन है, अवाम है, शहरी हैं, उन्हें भी चाहिए कि एहतियात करें। मौसम सरमा में ख़ास तौर पर गैस लीकेज और धमाकों से अमवात की तादाद में इजाफा होता हुआ हमने गुज़िश्ता चंद सालों में देखा ज़्यादा भी है। लोग रात को सोते वक्त गैस हीटर चलाकर सो जाते हैं और जिसके बायस दम घुटने से हलाकतें भी होती हैं। बहुत से अफसोसनाक हमने वाक़या देखे कि आपके बच्चे अगर उस कमरे में हैं, गैस रात को लीक मतलब हो रही थी क्योंकि गैस चली गई, दोबारा आपने उसको बंद नहीं किया और फिर गैस लीकेज से कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके कमरे में भर गई और ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो अमवात हो गई। कीमती जानें चली जाती हैं। गैस लीकेज के बायस धमाके भी होते रहे हैं, सर्दियों में नहीं बल्कि ये तो गर्मियों में भी वाक़यात हुए हैं। LPG गैस सिलेंडर्स अगर उनको एहतियात से ना रखा जाए या फिर उनकी सर्विस ना करवाई जाए या फिर उनको देखा ना जाए कि किस तरह से उनको एडमिनिस्टर करना है। फिर किचन की बात करें, खासकर जहाँ पर बड़ा रूटीन में इस्तेमाल होता है गैस का, तो चूल्हा जलाकर खुद उससे दूर किसी और काम में मसरूफ़ रहना भी किसी भी वक्त बड़े साने को जन्म दे सकता है। हमने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि अक्सर लोग अगर कोई खाना पका रहे हैं किचन के अंदर और वहाँ पर गैस चली गई है तो वो फिर भूल गए हैं दोबारा से उसको बंद करना, या फिर बंद करने से पहले अगर गैस चली गई है तब ये मामला हमने देखा है परेशान कौन होता है और वापस कोई अगर किचन में आता है तो बड़ा हादसा भी हो जाता है। आग जल रही हो तो आपने ये देखना है, क्योंकि हमारा ये भी काम है कि हम आपको अवेयर करें कि किस तरह से आपने एहतियात करनी है। तो किसी भी सूरत
इस चीज़ को छोड़कर ना जाएं जहां पर आपने देखा कि गैस का इस्तेमाल था, उसको जब तक आप इंश्योर ना करें कि वो हमने बंद किए तब तक आप इस तरह ना कीजिए। और अगर आपको कहीं बार बाहर जाना पड़ ही जाता है तो फिर चूल्हा बुझा कर जाइए, गैस हीटर को बंद करके जाइए, उसको इंश्योर कीजिए कि गैस हीटर आपने बंद किया है। इसी तरह अगर गैस हीटर रात के वक्त, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है जब ज़्यादा सर्दी बढ़ गई तो रात के वक्त हीटर चलाया और सो गए। रात के वक्त बहुत से ऐसे वाक़यात इसलिए होते हैं कि जब रात को आपने गैस हीटर चलाकर सो गए हैं और सुबह उठे हैं तो फिर आपका गैस तो आ नहीं रही थी, हीटर चलता रहा, बंद हो गया, गैस लीकेज के बायस फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके सांसों में गई और फिर अमवात हो गई। बहुत अफसोसनाक ऐसे वाक़यात हुए। कमरे की सारी ऑक्सीजन जलाकर ख़त्म ये कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर सांस लेना मुमकिन नहीं रहता, तभी ऐसे वाक़यात होते हैं। नतीजा 100 अफराद की मौत। और अव्वल तो ये कि गैस हीटर का इस्तेमाल वैसे तो हम कहते हैं कि ना ही किया जाए, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर अगर गैस का हीटर इस्तेमाल करना ही है तो सिर्फ महदूद वक्त के लिए 1 या 2 घंटे के लिए लगाएं और फिर उसके बाद आप एहतियात कीजिए। इससे भी ज़रा सी गफलत अगर हो जाए तो फिर बड़े सानियात होते हैं और अगर कीमती जानें चली जाएँ तो फिर वो वापस नहीं आती हैं। और अगर हम बात करें अल्टरनेटिव्स की, क्योंकि हम बात कर रहे थे गैस हीटर के अलावा इलेक्ट्रिक हीटर की, तो वहीं पर रोबोट्स जो हैं उन्होंने भी बहुत सी जगह ले ली इंसानों की। हमने देखा कि चाहे वो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं, आपके पास साइंटिस्ट हैं, लेबॉर्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वहीं पर रोबोट्स हमने देखे हैं। तो अब एक और रोबोटिक एक्टिविटी जो सामने आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया पर खासी वो ज़ेर बहस रही, वो ये है कि जी इंसान से बेहतर डांस करने वाला रोबोट भी अब सामने आ चुका है। इंसान नुमा रोबोट है, कंपनी मशहूर है ये बॉस्टन डायनामिक्स, जिनकी जानिब से रोबोट को डांस सिखाया गया। लाखों अफराद इसको जी इंटरनेट पर देख रहे हैं, तो आप भी खुश होइए, देखिए। और अगर आपको डांस सिखाने वाला कोई नहीं है तो फिर रोबोट से भी आप डांस सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी एक्टिविटी जब आपके पास करने को और कुछ ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से PMDC के वक्त में बैरून मुल्क जाने वाले तलबा का मुस्तकिल दाव पर लगा दिया गया। मुस्तकबिल दाव पर इसलिए लगाया गया क्योंकि हमने देखा कि कल जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। किर्गिस्तान समेत चाइना और यूक्रेन की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं और किर्गिस्तान में जाने वाले 8000 तलबा में से 60% लड़कियों की तादाद है, जिसकी वजह से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल अब दाव पर लग चुका है। तलबा का ये भी कहना है कि हमने किर्गिस्तान में PMDC कवानीन के तहत दाखिला लिया, अब PMDC जो है वो ख़त्म कर दी गई है और PMC बना दी गई है और अब डिग्रियों की तस्दीक की जानी चाहिए। तलबा का ये भी कहना था कि हमें कहा जा रहा था कि मुल्क वापस आके तालीम हासिल करें और जिसके लिए 60 लाख रुपए खर्चा आता है, अब वो कौन दे, ये बड़ा सवाल है। फिर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर कल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, लेकिन जवाब क्या था रियासत मदीना की जानिब से कि उन पर एहतजाज किया गया, लाठी चार्ज किया गया। उस एहतजाज करने वालों पर मुतादिद तलबा को गिरफ्तार किया गया, मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तर्जमान PMC का ये कहना था कि जो तलबा PMC मयार पर उतरेंगे उन्हीं की डिग्रियों की तस्दीक की जाएगी। ये मयार कौन सेट कर रहा है, अचानक मयार तब्दील कैसे हो गए और फिर क्या उनको इंश्योर किया गया कि ये सबको बताया भी जाए। किर्गिस्तान समेत जिन ममालिक को ब्लैकलिस्ट किया गया है वो PMC के मयार पर पूरे नहीं उतरते। इससे केवल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की पॉलिसी के तहत किर्गिस्तान से पढ़कर वापस आने वाले डॉक्टर्स का एक इम्तिहान लेकर उनको मुल्क में प्रैक्टिस करने या ना करने की इजाज़त दी जाती थी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तहरीर होने के बाद अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, तो इसने किर्गिस्तान जो कि खुसूसन इसमें मुतासर हो रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, मेडिकल की तालीम हासिल करने से मुतालिक पॉलिसी बदल दी है और 17 मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा की वापसी या दूसरे इदारों में माइग्रेशन की स्कीम भी मुतारिफ करवाई और इसके लिए 1 साल की मोहलत दी है। ये पॉलिसी क्या है, पॉलिसी अचानक कैसे आ गई, स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर कैसे लग रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो कि आम पब्लिक इस वक्त जानना चाहती है। और इसके लिए हमने आज दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब को, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। उनसे हम जानेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इस तमाम मामले पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। माय ऑनर सर। ये जो हो रहा है, सड़कों पर एहतजाज किए जा रहे हैं डॉक्टर्स की जानिब से, उन पर शेलिंग की जा रही है, बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आई है पाकिस्तान में कि ये मामला है क्या, अचानक ये डॉक्टर्स जो हैं क्यों एहतजाज पर उतर आए, क्योंकि ये तो भी स्टूडेंट्स हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए भट्ट साहब, मैं पहले तो आपके तवस्सुस से हुकूमती इस कदम की इन मतलब जो है एक टेररिज्म की, जो कि स्टेट टेररिज्म के ज़िम्मे में आता है मेरे ताईं, मैं इसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत करना चाहूँगा
और मैं समझता हूँ कि बच्चे ठीक हैं नहीं ठीक हैं ये तो गुफ्तगू शुनीद के बाद ही फैसला किया जाता है कैसे है। ये रियासती रवैया कतई तौर पे नाकाबिल कबूल है। और आप जानते हैं कि कोयटा के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, बदकिस्मती से उनका मुतालबा क्या है कि वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ ले आए। हमारे सामने है कि न्यूजीलैंड के अंदर जब एक दहशतगर्द ने वहाँ पे ऐसी हरकत की तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो कि इत्तफाक से क्रिश्चियन है, हाउ शी हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दैट, और अभी तक उनके कैसे और क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का ये रियासती हुकूमती रवैये, रियासत कहना शायद अच्छा ना लगता हो, लेकिन हुकूमती रवैये जो रियासत को इस वक्त को गवर्न कर रहे हैं उनके रवैये कतई तौर पे कोई जमहूरी, इखलाकी और इंसानी मैं नहीं समझता कि ऐसे हैं। और ये जो है कि कल जिसका आपने वाक़या का बताया है कि इस्लामाबाद के अंदर कतई नज़र इस बहस के कि वो ठीक है नहीं ठीक है, इसके लिए एक दूसरी डिबेट है जिसके ऊपर की जा सकती है और उस डिबेट के अंदर कोई ठीक हो सकता है, वो गलत हो सकता है। लेकिन उन बच्चों के साथ जो इसी कौम के बच्चे हैं और भले किसी गैर कौम के बच्चे भी क्यों ना, गैर इंसानी फेल है कि लाठी चार्ज करना, कैनन का इस्तेमाल करना, मतलब हम किस तरफ कौम को धकेल के लेके जा रहे हैं। एंड जस्ट ऑन द स्ट्रीट पावर और अपनी ये बताने की खातिर कि चूंकि आप हुकूमत में और हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, मैं समझता हूँ ये गैर इंसानी और गैर इखलाकी रवैया है और इसकी कतई तौर पे भी कोई भी मतलब बाशऊर आदमी इसको नहीं कर सकता। अगर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको आप ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल ये बात ठीक है, मतलब एक हुकूमती नाकामी है मैं समझता हूँ। इसमें क्या नाकामी नहीं है कि अगर आपने पीएमडीसी खत्म करके अगर आपने पीएमसी बनाई है तो फिर जो फैसले या जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये नहीं इन्होंने सोचा। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये 1962 एक्ट के तहत पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल काम कर रही थी। हमेशा ये ज़िंदगी का एक वतीरा है कि देयर इज़ अ स्पेस कि जहाँ पे आप एक बेहतर से बेहतर की तलाश के अंदर मुतलाशी रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ खड़ा किया और इसको बिल्कुल गिरा के और नए सिरे से कहो। एक चीज़ ये, और दूसरा चीज़ मेरा मानना कि सर्टनली एक अब ये जिसके ऊपर काम कर रहे हैं एक फ्लेक्सनर अमेरिका के अंदर जब मशरूम ग्रोथ हुई थी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की विद इन द अमेरिका के अंदर, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए वहाँ से 100 से ज़ायद मेडिकल स्कूल्स बंद करके गए थे। और मैं समझता हूँ कि हम भी जब 2018 के अंदर हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब इस केस को देख रहे थे कि फीसों को बढ़ाने के खातिर, तो मैंने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आई वाज ओवर देयर एंड वी अप्रिशिएटेड। और मैंने ये कोट किया था कि अगर अमेरिका ने किया तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई रेगुलेटरी ऐसी बॉडी सिस्टम होना चाहिए जिसके साथ फीस को देखे, जो वहां पे स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ देखे। कट शॉर्ट द स्टोरी के पाकिस्तान कमीशन जो बना बजाय इसके कोई ये रेगुलेट करता, एक तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म करके ये पाकिस्तान कमीशन जो बनाया। एक और आपसे मैं एक इंटरेस्टिंग शेयर करूं और हुकूमती रवैयों के लिए शेयर करूं कि जनाबे सिटिंग प्रेसिडेंट साहब अलवी साहब, डॉक्टर अलवी साहब, ये हमारे साथ पेशावर के अंदर हमारे सालाना कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे। हमने ये कहा कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं, एंड दैट टाइम इट वॉज अ मेडिकल काउंसिल जी। अब वो तो प्लान आना था, ऑर्डिनेंस आना था, मतलब गुफ्तगू आ रही थी कि ये जी हुकूमत ऐसे करने वाली है। ही ओवर देयर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक प्रेसिडेंट ने यह बयान दिया कि जो कुछ भी करेंगे वी विल स्पीक टू द स्टेक होल्डर्स, और मैं चूंकि डॉक्टर हूं मुझसे बढ़ के सारे अमल को क्या जानता है, और हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को इसके साथ ऑन बोर्ड लेंगे। और इत्तेफाक से कराची से ताल्लुक है, हमारी सेंट्रल बॉडी भी कराची के अंदर है, तो दोस्तों ने इनके में भी थे। हमारे लिए ये बड़ी हैरानगी थी कि मतलब अभी कहते हैं ना कि अभी स्याही भी खुश्क ना हुई थी तो जनाबे सदर साहब ने ये साइन करके मेडिकल कमीशन बना दिया। मेडिकल कमीशन वेरी इंटरेस्टिंग आपके लिए। फिर इसके अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ शुरू, या उसके साथ हम भी इसके खिलाफ हिस्सा बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इस कमीशन को खत्म करने के लिए बाय नेम लिख के कि ये लोग हैं, हाउ कम्स दैट यू हैव अपॉइंटेड ओवर देयर। अब जिसके लिए मुझे लफ्ज़ और की नहीं समझ आता कि इस हरधर्मी के अलावा और क्या हुकूमती हो सकती है कि हुकूमत ने उन अशखास को कि जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने कैसे और क्यों लगा दिया, क्वेश्चन मार्क करके किया था, मना किया था माने, इन्होंने फिर उन्हीं को लगाया। और इसके अंदर जो था कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जिसको फर्द वाहिद जो वो नॉमिनेट कर दे। ये वाहिद एक कानून साजी है जिसके अंदर मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब विल नॉमिनेट, और प्राइम मिनिस्टर साहब के ये आगे पसंद नापसंद के लोग हैं, कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं, कौन करवाना चाह रहे हैं। इट इज वेरी मच ट्रू। अगर मैं करूंगा, आप करेंगे, जाहिर है कि आपकी सोच होगी या मेरी एक सोच होगी, और मैंने एक लाइक माइंडेड बॉडी नहीं बैठी है, कोई डिसाइड नहीं कर रही है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। नाउ कमिंग टू दिस स्टूडेंट्स का जो इशू है कि
जो भी बट साहब कोई चीज़ कानून साजी की जाती है, आप रेट्रोस्पेक्टिव या इमीडिएट नहीं करते हो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो अच्छी बोर्ड है उसके बाद में करते हो कि आज इस बच्चे ने दाखला ले लिया कि यहाँ तक तो हम इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो दाखला होगा उनके लिए हमारे ये ऐसे करके ये कानून बनेंगे उसके लिए। अब ये अल्लाह वालों को कौन समझाए, चूंकि उनके साथ जैसे आए हैं और वो समझते हैं चूंकि हम आ गए हैं जनाबे प्राइम मिनिस्टर साहब के गुडविल के साथ है, हमें किसने हटाना है? कि 1 साल का टाइम दे दिया है, लेकिन मेरा और मानना 1 साल टाइम किस चीज के लिए? 1 साल का टाइम है जी, पता चला जी वो इनके मयार के ऊपर नहीं। ओ भाई पहले भी तो पीएमडीसी के मुताबिक वहां पे गए थे ना। एक इंस्टीट्यूशन था जो इस मुल्क को रन करता था, उस मुल्क को रन करने के कानून के तहत बच्चों ने कहीं पे जाके दाखिला लिया। वो ज़ैद बकर किसी मुल्क के अंदर भी जाते हैं, वो भले अमेरिका क्यों ना हो या बरतानिया क्यों ना हो, ये क्यों एक चीज नहज बना रही है कि ये स्टैंडर्ड्स तो ठीक हैं, ये वाले स्टैंडर्ड्स ठीक होंगे। अगर मैं एक सवाल करूं, क्या यूक्रेन के अंदर वो जानवरों का इलाज करते हैं? क्या यूक्रेन वालों का इलाज अमेरिका वाले करते हैं? हाउ कम्स के क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है जिसके साथ समझा जाता है कि पता नहीं कैसी मेडिकल एजुकेशन और क्या होगा, वहां के अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट दैट वाज डन इन द क्यूबन। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना कि सबसे अच्छी कौम पाकिस्तान सबसे होता है, ये कि ऐसा डिसाइड किया जाता है जी आइंदा से ऐसे नहीं होगा, प्लान्स बनाए जाते हैं, जिस तरह बीएड डिग्री खत्म की जा रही है, डिग्री खत्म करके नई ऑनर्स पे आ रही हैं, ठीक है ग्रेजुअली करें। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल एहतजाज भी किया है, वो कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में करेंगे 60 लाख खर्चा कौन देगा, प्राइवेट इतना महंगा है, तो फिर इनके लिए प्लान कोई आपकी इनसे बात हुई है कि क्या हुआ? ये देखिए एक ये ताजर पेशा तबका आ गया मेडिकल एजुकेशन को जो रेगुलेट कर रहा है, जिसका नाम अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रख दिया गया, जो है ही कमीशन माफिया ही है, टू बी वेरी फ्रैंक। द रीजन बीइंग कि जिनका मैं अभी जस्टिस साकिब निसार साहब का ले रहा था, 6.5-7 लाख लेते थे, उन्होंने नोटिस लिया कि आपकी फीसें ज्यादा मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस की पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ज्यादा करना चाहा, कम करना चाहा। 12 लाख थी तब पहले तो, फिर उन्होंने किया तो 9.5 लाख के ऊपर उन्होंने कहा कि जी 9.5 का एडिक्वेट है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी जो भी प्रोसेस था करने के साथ फिक्स कर दी 12 से 9। अब इन्होंने क्या किया, इस ऑनरेबल हमारे इस कमीशन ने कहा कि इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है आप फीस जितनी लें लेकिन हमें इन्फॉर्म कर दें। अब क्या हुआ है कि 5 साल की फीस ले के लिए कोई 92 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ तक 5 साल के लिए अरसा गया, जो कि 1.5 करोड़ 5 साल का मैक्सिमम उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया मेडिकल कॉलेज, यस मेडिकल कमीशन को ये बता दिया गया कि जी हम लेंगे मेडिकल, और स्टैंडर्ड फिर भी क्वेश्चनेबल है वहां पे, स्टैंडर्ड को उन्होंने वैसे ही उठा लिया जो रेगुलेटरी बॉडी का एक होना चाहिए था कि स्टैंडर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड क्या होते थे कि आपके कॉलेज की इतनी तामीर होनी चाहिए, इतनी आपकी लैबोरेटरीज होनी चाहिए, इतने आपके टीचर्स होने चाहिए, ये आपके हॉस्पिटल के साथ आपकी दे से वी आर नॉट कंसर्न। हम रेगुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब एग्जिट के ऊपर आएगा कि रोड वर्दी आपका व्हीकल जो इंसान कैसा वो बना के भेज रहे हो, हम उसका एक एग्जाम लेंगे जिसको एनएलई का नाम दे दिया गया कि हम वो इम्तिहान लेंगे, अगर बच्चा इम्तिहान पास कर लेता है तो फाबी, अगर नहीं करता तो नहीं। अगर नहीं करता तो क्या होगा? दैट्स इट, वो नहीं है, फिर दोबारा अपेयर करे, फिर दोबारा अपीयर करे, 2, 4, 6 जो भी रखे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पाकिस्तान के लिए एनएलई बना के आप कर रहे हो इस कमीशन के बाद, आल दो कि मैं उसका मुखालिफ हूं कि व्हाई देयर शुड बी एनएलई, बच्चों को क्यों आप स्ट्रेस से एग्जाम के एफएससी करते हो, मैट्रिक करते हो, एंटी टेस्ट आप देते हो, वहां पे फिर आप प्रोफेशनल टेस्ट अपने देते हो, प्रोफेशनल टेस्ट देके हाउस जॉब के लिए आप टेस्ट देते हो, हाउस जॉब करने के बाद फिर जब आप तैयार होगे फिर को जी फिर आप टेस्ट दो चुके, ऑनरेबल कमीशन चाहता है कि आप करो। अब इस चीज को कि अगर यहां के बच्चे के लिए एक एग्जिट लिस्ट है तो व्हाई नॉट फॉर द एंट्री, व्हाट द हेल दे हैव टू कंसर्न अबाउट। एक एम्बेसी ने किर्गिस्तान वाले के अंदर बैठ के उसने लिख दिया, एक बाबू ने विच इज अ ब्यूरोक्रेट और बीए पास ब्यूरोक्रेट को होगा जो वहां पे बैठे हुए फॉरेन ऑफिस के अंदर, उसने लिख दिया जी यहाँ के स्टैंडर्ड्स क्या, इनका कोई विजिट करने गया है? विजिट नहीं किया है और फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इंस्टीट्यूशंस क्या, यूक्रेन वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द यूरोप, चाइना की भी कुछ है इसमें, उसके साथ इवन देखिए अब ये हमारे एक परसेप्शन बना हुआ है इनका, बिकॉज जिस सरकार से ये पढ़ के आए हुए हैं लोग हैं और जैसे ये इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, इनका किबला काबा सिर्फ वही है, और इनका किबला काबा जो ट्रंप साहब कर रहे हैं आपके सामने ही है, धौंस के साथ करना चाहते हैं। They want to make it as a धौंस। प्रोफेसर साहब अब धौंस के साथ कर दिया, नुकसान हुआ, कल जो हो रहा है नहीं सर, हर चीजें वापसी के लिए करना क्या है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके करियर का नुकसान है, आगे इनके पैसों का नुकसान है, इनके वक्त का नुकसान है, करना क्या है? आप एज ए जो एसोसिएशन हम समझते हैं कि अल्टीमेटली सेंस हैज टू प्रीवेल। बिल्कुल ठीक है, ये किसी की भी हुक्मराना या किसी की भी मतलब ऐसी अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता कि उसको करे और जिसके साथ चाहे वो खिलवाड़ करता रहे और अपने अल्ले तलल्ले जो हैं वो कौम के साथ इसका पूरा करें।
अभी आपसे मैं भट्ट साहब एक शेयर करूं कि पहले हमारे साथ 5 साल की रजिस्ट्रेशन होती थी आम डॉक्टर्स की। अनफॉर्चुनेटली अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। अभी तो ये स्टूडेंट्स है जिनके साथ, और यही समझा जाता है कि जी पता नहीं किर्गिस्तान अच्छा है या बुरा है, क्या है। लोग कहते हैं छोड़ो जी नालायक जो लोग होंगे, दाखिला नहीं मिला। द क्वेश्चन इज यहाँ दाखिला नहीं मिला, बाहर क्यों जाके लोग लेते हैं? ये रजिस्टर्ड थी अब इनके लिए मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर करूं कि रजिस्ट्रेशन, आप माशाल्लाह अगर डॉक्टर हैं, या मैं चलो भी इत्तेफाक से छोटा मोटा डॉक्टर हूं, पहले मेरी रजिस्ट्रेशन है 5 साल की, मैंने फीस देता था 1000 या 2000 रुपया। अब इस जो अच्छे कमीशन ने ये काम किया है कि आपने फीस देनी है 2000 रुपया पर एनम सालाना। 2 साल के अभी ये रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसके बनेंगे 4000 रुपया। पहले ये था कि साल के 1500 या 2000 था कि जब आप लेट फीस के साथ देते थे। इन्होंने क्या किया कि 2000 रुपए पर मंथ आपको पे करने होंगे, जो कि आप लेट फीस और उसके साथ 2000 पर मंथ। दिस ऑल इज, वी हैव नो डाउट एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जस्टिफाई ये नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को करने के लिए और एक हैज मनी और एक बाकायदा तौर पे मंसूबा बंदी के तहत ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए खराब करना, प्राइवेटाइज। बिल्कुल आपने दुरुस्त लफ्ज कहा कि इसको प्राइवेटाइज, और कोई भी ब्लू डाइड लोग हैं जिनको ये नवाजना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक, अभी तक तो पीएमए लाहौर की तरफ से, हैंस आई लीड दी पीएमए लाहौर, हमारी बड़ी एक मीटिंग हुई और उसमें हमने ये फैसला और मुतालबा किया। और प्लान क्या है आगे आपका? हम मुतालबा ये समझते हैं, चूंकि ये फेडरल इंस्टीट्यूशन जो था, एक जमाना था आपको पता है कि नेशनलाइजेशन का, इंटरनेशनल ऐसे ग्लोब चला था, फिर हुआ कि फिर उसके साथ चीज़ें कम हुई। जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको एक रीजन और यूनिट्स के साथ करना पड़ते हैं। और अब इसी तरह मैं इत्तेफाक से एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक एशियन मेडिकल एसोसिएशन का, जो कि सारी कन्फेडरेशन के मुहित है, दैट इज़ फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया और इसराइल तक हमारी ये सारी एसोसिएशन है। हम उसमें मुख्तलिफ किस्म की ये जो सारी चीज़ें देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर स्टेट के अंदर अपनी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। हम साया मुल्क इंडिया, उसके अंदर सारी काउंसिल जो है स्टेट के साथ हैं। हम पाकिस्तान के अंदर भी यही समझते हैं, चूँकि मरकज़ी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जिसका नाम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, दे हैव बैडली फेल्ड, और उनमें से ऐसी इस्तात और उनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये चीज़ों को और इसी किस्म के ये फैसले कर रहे हैं। हमने अब मुतालबा हुकूमत से ये किया, पंजाब से हुकूमत ने हमने ये मुतालबा किया, जैसा कि सिंध ने कर दिया कि सिंध की असेंबली ने हर सूबे के अंदर अपनी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हो, जो कि अपने मुताबिक जो उसको रेगुलेट करे, प्रोविंशियल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। और मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन इसका हल होगा। और उसके अंदर एक जमहूरी, देखिए हम क्या चाहते हैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ऑटोनोमस एंड डेमोक्रेटिक बॉडी टू रेगुलेट, बिल्कुल वैसी जैसे बार के वकला को वहां पे रेगुलेट करने के लिए उनकी है। इंजीनियरिंग काउंसिल है, वहां पे इंजीनियर तो सवाल ये है कि करवाना इंशाल्लाह ताला हम जो करते हैं वो अल्लाह की मेहरबानी है, परवरदिगार हम के ऊपर मतलब रहम करता है और इंशाल्लाह वी विल डू। वो जो मुरवजा तरीके हैं उनमें से एक तरीका ये है जो बेचारों को वहां पे डंडे लाठी छोड़ करके, ये मतलब लाठी सरकार की हुकूमत के साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ आपके कोर्ट ऑफ लॉ के भी दरवाजे खुले हैं, लेजिस्लेशन के दरवाजे खुले हैं, पॉलिटिकल पार्टी और सिस्टम के साथ दरवाजे खुले हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी जिसके साथ इंशाल्लाह हम लोग इसको बैठेंगे, सोचेंगे और कैसे क्या करना है, वी विल गो फॉर दैट एक्सटेंट। और इसके लिए वाहिद और वाहिद तरीन यही एक हल इसके नजर आता है कि आप प्रोविंशियल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स का क़याम किया जाए, जो कि इस किस्म के गैर फितरी और गैर इंसानी किस्म के जो है वो फैसले ना करे, बल्कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज हमारे साथ है क्या कि हमारे पास वी आर हैविंग द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, बिल्कुल है, अच्छे हमारे साथ है नहीं है, ऐसे नहीं करने देना, वहां पे नहीं करने देना। और भाई बाहर से जब डॉक्टर आता है और आपके कानून के तहत ही आप उनके साथ इम्तिहान लेते हो और उनको बैठने के लिए इजाजत देते हो, और अभी कितने परसेंटेज या लोग हैं जो यहाँ से हटके पीछे, WHO इफ दे रिकॉग्नाइज, WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनको रिकॉग्नाइज करती हैं, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करती है, तभी तो वहां पर जाके एडमिशन लिए हैं। अब पीएमसी नहीं करना तो, लेकिन जो चले गए हैं उनको तो एटलीस्ट आप पढ़ने दें। आप ठीक है नेक्स्ट टाइम आप कहते जी अब फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे, अब ये तरीका तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है इनके साथ। जी भट्ट साहब, मैंने वही जैसे अर्ज किया ना कि जब भी आप बनाते हो तो आप रेट्रोस्पेक्टिव में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ करते हो। ये 5 साल के बाद हमारी पॉलिसीज एप्लीकेबल होंगी। अब ये फैसले कैसे करते हैं? अभी एडमिशन का था कि जी 20 नंबर इन्होंने दिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि जी आप अपने इंटरव्यू के लिए रखने, उन्होंने बार्गेन हो रही थी जी नहीं 20 ज्यादा, चूंकि
हाई क्राई ज़्यादा पड़ गई कि ये फिर इनकी दिहाड़ियाँ लगेंगी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हैं। अब ये फीसें और बढ़ाएंगे, जिसने 1.5 करोड़ का रखा उसको 1.5 करोड़ के ऊपर भी राल टपकेगी, यार ये तो कम हो गया, ज़रा ज़्यादा ही लिख देना चाहिए था, लोग तो आ रहे हैं। फिर वो एक बैक डोर के साथ लोगों के साथ, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है प्राइवेट कॉलेजेस के साथ कि ये मतलब पैसे लेते हैं, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और बच्चों को दाखिल कर देते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ। उनको दिए थे 20 नंबर, चूंकि इन्हीं के साथ इनकी मेजॉरिटी है, 20 के ऊपर उन्होंने कहा कि यार ये हाई क्राई ज्यादा पड़ गया है तो इसको 10 के ऊपर करो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले को 10 भी तुम ही करो, हमारी इसके साथ जरूरत नहीं है। नाउ दे हैव नोटिफाइड कि नहीं जी इसके साथ। तो ये जो टाइम टू टाइम करके ये जो फैसले कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ की इनकैपेबिलिटी, इनकी कैपेसिटी का जो है वो मतलब फुकदान, यही एक रिफ्लेक्ट करता है कि इनके साथ ना तो कैपेसिटी है ना इनके साथ कैपेसिटी है, ना एक वकील अगर वाइस प्रेसिडेंट होगा मेडिकल काउंसिल का, जिसको कमीशन कहते हैं, थिंक ऑफ के आपका आज पता चला जी कि जरा अच्छा लगा अशरफ निजामी साहब को आपके इस सारे मतलब फोरम का चेयरमैन सीईओ बनकर इधर बैठ जाऊं, ये तो हो सकता है कि मेरे अब्बा जी ने अगर ये बना के, लेकिन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता। ये वो खिलवाड़ हो रहा है जो कि हमारे साथ किया जा रहा है कि एक वकील साहब इज द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये एक माफियाज और इसको गैर मतलब फितरी तौर के ऊपर और नॉन प्रोफेशनली इसको चलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसी का शाखसाना है जिसका पहले और इन्होंने एजिटेट कर दिया, तो आपका मतलब आप मीडिया ने भी उसके ऊपर नजर डाली। अदरवाइज जो मतलब हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अरसा दराज से इस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है, इनको ठीक करना होगा और ये हमारे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अशरफ निजामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की इस तमाम पहलू पर। हमारे ये बच्चे जो कि एहतजाज कर रहे थे, अगर पाकिस्तान से बाहर गए, वापस आए, पढ़ने के लिए गए थे, वापस आए, यहीं पर काम करेंगे, इनके साथ इस तरह का सलूक कतई तौर पर नहीं होना चाहिए था। और अगर आपने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है तो फर्दर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते थे। ये जो तरीकाकार है ये कतई तौर पर नॉर्मल मुनासिब नहीं है, इसको रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके फ्यूचर के साथ क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नया साल 2021 का आगाज़ हो चुका है और हमने देखा कि 2020 में कुछ तल्ख यादें भी थीं, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट्स भी आई ज़िंदगी में, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के अलावा अगर देखें हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में तो पूरी दुनिया में इकनॉमिक क्राइसिस भी आए, फिर पूरी दुनिया में जो हेल्थ सेक्टर था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। कोरोना के बायस बहुत सी ज़िंदगियाँ चली गई, हेल्थ डिटोरिएट हुई, फिर इकॉनमी डिस्टर्ब हुई और अभी भी इसके इम्पैक्ट जारी हैं। फिर होता ये है कि जब आपका नया साल वैसे तो सिर्फ कहते हैं एक नंबर होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए नए साल, नए फिगर्स हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा है कि मोटिवेशन हासिल करना, उसके लिए भी आपके पास उस्ताद होते हैं, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है, उनसे आपको मोटिवेशन भी आती है। तो जब आप परेशान हों, एंजाइटी का शिकार हों, डिप्रेशन हो, तो फिर आपको मोटिवेशन चाहिए होती है और इस मोटिवेशन को जहाँ से आपको सोर्स मिलता है उसके लिए आपके पास उस्ताद होते हैं। तो हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस्ताद हैं, कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्हें हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, पहले तो आपने वक्त दिया, बड़ी नवाजिश आपकी। शाह साहब, 2021 का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अगर हम जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा कि 2020 बहुत मुश्किल था, मतलब एक सेंचुरी से पहले अगर देखें तो ऐसे वाक़यात नहीं हुए जो हुआ। क्या हम 2021 में अब शुरू हो चुका है, ये जनवरी का महीना है, पहला हफ्ता है, आगाज़ कर दिया, क्या सोच, क्या नई उम्मीद लेकर निकलना चाहिए? गुजारिश ये है कि ये कोविड शुरू हुआ मार्च में 2020 में, और जिसने कोविड के शुरू होते ये नहीं सोचा कि एक चैलेंज है और इस चैलेंज को तो नहीं बदला जा सकता, खुद को बदला जा सकता है, खुद में कोई बदलाव मुमकिन है, कुछ नया सीखा जा सकता है, कुछ नया लर्न किया जा सकता है, अपनी स्किल्स बेहतर की जा सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जा सकता है कि इसमें क्या मौके पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो तब नहीं बदला, बट साहब वो सिर्फ फिगर बदलने से, 20 और 21 होने से उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अच्छा, ये नया साल, ये इंसान की जिबिल्लत और फितरत है जी कि वो हर नए दिन के आगाज पे भी कुछ उमंग और उम्मीद रखता है, हर हफ्ते के आगाज पे, हर महीने के आगाज पे और हर साल के आगाज पे वो सोचता है कि मैंने इस साल इनकलाब ले आना है और मैंने तबाही फेर देनी, क्या कर देना है। अच्छी सोच है कि ये सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता। दुनिया में बड़े लोग जो अज़म बनाते हैं, इरादे बनाते हैं और ख्वाब देखते हैं, 15 जनवरी आने वाली है, उसके बाद ख्वाब पीछे रह जाते हैं, 15 जनवरी के बाद वो खुद आगे निकल जाते हैं। ये दुनिया की बेशुमार इस पे लिटरेचर है, पोएम्स लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं कि इंसान जो है वो
किसी नई चीज, नए दिन की आमद, नए साल की आमद पे इरादे बांधता है, पूरे क्यों नहीं होते? उसकी वजह बड़ी एक अहम है बट साहब। होता यह है कि ज्यादातर इंसानों की जिंदगी में लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते। हमने बड़ा शॉर्ट टर्म लाइफ को सोचा होता है। हम वन डे के गोल्स बनाते हैं जिसे दिहाड़ी कहते हैं, महीने को सोचते हैं जिसे तनख्वाह कहते हैं, और 1 ईयर की कमेटी हमारे पास होती है। इससे ज्यादा हमने नहीं सोचा होता। एक तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म आपकी गोल्स हैं तो अपने उस लॉन्ग टर्म गोल्स को सामने रखते हुए अपने साल को जोड़िए उससे, लॉन्ग टर्म गोल्स को सामने रखते हुए हफ्ते को जोड़िए, महीने को, दिन को जोड़िए, और फिर इस मोमेंट को जोड़िए कि मेरा आज का अमल अगर तवातुर से, तरतीब से और रिपीट होते होते आखिरकार कहीं जा रहा है तो इसके कुछ असरात आने वाले सालों में और आने वाली जिंदगी में दिखेंगे। ये सोच अगर नहीं है तो फिर नया साल शुरू होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली हमारी सोच होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। अब शाह साहब ठीक है, एक तो ये हो गया मोटिवेशनल बात हमने कर दी कि नए लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, लेकिन जब हम इसको जोड़ें अपने डिप्रेशन के साथ, लोगों के एंजाइटी के साथ, नुकसान हुआ, अमवात हो गई, करीबी साथी चले गए, वालिदैन चले गए, बात एक लंबी, लाखों लोग दुनिया से चले गए हैं इसी सिर्फ इसकी वजह से। इसका जो डिप्रेशन, जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मोटिवेशन हासिल करने के लिए जब आप डिप्रेशन में हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आपको ख्याल रखना होगा ताकि आप उस फ्रेम से निकलें जो कि इस वक्त परेशान कौन है? अच्छा देखें, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मुतासिर होने का जो वर्ड है, ये अगर कोमाज में कर दिया जाए तो इसके कई मानी निकलते हैं। उसमें से कुछ के लिए मानी है वो हिट हुए, उन्हें कोविड मिला है लेकिन वो ठीक हो गए, रिकवर कर गए। ऐसे बट सब लाखों लोग हैं, बल्कि करोड़ों लोग हैं जिनको कोविड आया, वो इसका शिकार हुए और उसके बाद ये रिकवर कर गए। अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल निज़ाम है, और कहा जाता है मेडिकल साइंस में कि ये वो लोग थे जो मेडिकली इतने फिट नहीं थे, इनका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं था, या इनको कोई ना कोई बीमारी भी थी, और शायद ये जी लेते तो शायद कुछ सालों बाद इन्होंने वैसे भी चले जाना था। लोगों की भी डेथ हुई है, लेकिन इम्यूनिटी की तो कोई चेक नहीं है, इम्यूनिटी तो नहीं दिखता, इम्यूनिटी को डेंट बैठ के लगाने से तो नहीं पता लगता। अब अगली जो चीज़ है सर वो ये है कि दुनिया इस तरह के चैलेंज से पहले भी गुजर चुकी है, उसमें ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके मुकाबले में अगर आज देखा जाए तो इंफॉर्मेशन की जो पावर है, जो मीडिया की पावर है, इसने बड़ी तेजी के साथ लोगों को अवेयरनेस दी। अब आज देखिए, हम में से अगर मैंने आपने मास्क नहीं लगाया तो हमारी जेब में जरूर है, तो ये सोशल डिस्टेंस है, आपकी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम गले नहीं मिल सकते, हम हाथ नहीं मिला सकते, और हम रस्मन अदाब अर्ज करके कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। सो सर, ये सारे के सारे चैलेंज जो दुनिया ने देखे हैं, इसमें से बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी बनी। आप किसी से कारोबारी बंदे से पूछिए, वो कहेगा जी कॉमर्स बढ़ गई है, बड़ी तेजी के साथ डिजिटल एक नई चीज आ गई है कि अब लैपटॉप पे, मोबाइल पे बैठ के बिजनेस किया जा सकता है। आप एजुकेशन सेक्टर में देखिए, लाख हम डिनाई करते रहे कि जी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एग्जिस्ट करने लग पड़ी। अब इसकी अहमियत जो है, मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन मीटिंग, काम नहीं इसके बगैर हो सकता। मेरे कारोबारी दोस्त बताने लगे कि उन्हें मीटिंग करने के लिए हर महीने में 2 बार कराची जाना पड़ता था, लेकिन कोविड में वो मीटिंग जूम और गूगल मीट पे मुमकिन हुई, और वो कहते हैं मैं नहीं जाता और काम हो जाता सारे का सारा। सो दुनिया ने नए रास्ते सोचने शुरू कर दिए, और ये इंसान की सिफ्त है। इंसान आने वाले चैलेंज पे रुकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ना रुके तो नए रास्ते बनाता है, वो नई अपॉर्चुनिटीज बनाता है। इंसान को अल्लाह ने क्रिएटिव बनाया, तो इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज भी बनी। अब रहेगी नाउमीदी और फिक्रें। बट साहब, ऐसा मुमकिन है कि कोई बड़ा हिट हुआ हो, उसका कोई बड़ा प्यारा चला गया, और वो फिर भी पूरी उम्मीद हो। जिंदगी के गम का साइज शुरू में बड़ा होता है, बाद में गम छोटा होने लग पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी नाउमीद है। यानी नाउमीदी का, डिप्रेशन का और इस तरह की फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक सम टाइम हालातों वाकयात से नहीं होता, मिजाज के साथ होता है। बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है फिक्रमंद रहना, जिनकी आदत होती है वो डिप्रेस रहते हैं, उनकी आदत बन जाती है कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते हैं, तो उनको मुस्बत होना चाहिए। कैसे करना है नेगेटिविटी? देखें, हम कह तो देते हैं कि नेगेटिव शख्स जो है वो मुस्बत सोचे, पॉजिटिव सोचे, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो उस फ्रेम से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। उसके लिए क्या गाइडेंस है? बट साहब, एक अच्छी जो आदत है जो हम सबको अपनानी चाहिए, वो है रिफ्लेक्ट करना। अपनी जिंदगी को, अपने माजी को, अपने पिछले वाकयात को, मुख्तलिफ इवेंट्स पे जाके जरा रिफ्लेक्ट करें और जाने और परखें कि हमारे साथ क्या होता रहा। ये मतलब हमारी क्या सोच है कि हम एक ही गलती बार बार करने लग पड़ते हैं, या एक मखसूस जाविये से सोचते हैं क्या सारा कुछ ही बुरा है, क्या सब कुछ ही गलत है। एक शख्स को हम मुकम्मल गलत कह देते हैं, उसका जिंदगी का मुस्बत भी नहीं देखते, हम सिर्फ मनफी देखते हैं। ये रवैया हमारा क्यों बन गया कि हर ग्लास जो आधा भरा हुआ है उसको खाली ही देखना है, या एक पूरे व्हाइट जो शीट है उसके ऊपर एक डॉट है, सिर्फ डॉट ही नजर आ रहा है, व्हाइट नजर नहीं आ रहा। ये मिजाज कैसे बन गया? ये भी एक आदत है।
ये आदत आपकी बड़े अरसे से बनी होती है और आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। मसलन बाज लोग मनफी सोचने की वजह से उनको कितने उनके रिलेशन खराब हुए होते हैं, बाज लोग ऐसे जिनके मनफी सोचने की वजह से कितनी कारोबारी अपॉर्चुनिटीज उनकी कम हो जाती है, बाज लोग मनफी सोचते हैं उनको खबर नहीं हो रही थी उनकी हेल्थ कितनी डैमेज हो रही है, बाज लोग मनफी सोचते हैं उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था उनका इमेज एक ब्लैकमेलर का बन चुका है। तो जब आप अपना रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ को और उस आदत को, तो आपको पता लगता है कि इससे तो मैंने बड़ा गवाया। बट सर वैसे भी दुनिया जल्दी जो नुकसान होता है ना उससे बचना चाहती है। कोई सॉकेट में अपने उंगली नहीं देगा क्योंकि उससे फौरन करंट लगता है, लेकिन वो नुकसान जो हो रहा होता है और होते होते उसका कोई नतीजा निकलता है, चाहे वो फाइनेंसिस हो, वो आप उसको लॉन्ग टर्म फौरी नुकसान और फौरी फायदा ये इंसान की जिबिलत और तबीयत में है कहीं ना कहीं। तो उसको ऐसे ऐसे ग्रेजुअली अगर हम समझे कि कोई एक अमल जो हम मिसाल देता हूं जी, एक बंदा डेली नेगेटिव पोस्ट करता है, एक बंदा नेगेटिव डेली आपके खिलाफ कुछ लिखता है, एक बंदा नेगेटिव कुछ ना कुछ आपके बारे में कहता रहता है, फौरन नहीं पता लग रहा उसको। अगर वो जरा बिगर पिक्चर पे जाके देखे तो उसके बारे में एक राय बन रही है, वो राय बन रही है कि ये बंदा मनफी है, ये बंदा हासिद है, उसके लिए भी जेलस इंसान है, ये एक नेगेटिव इंसान है, ये एक साइड एक परसेप्शन बनाता है, वो रियलिटी नहीं होती, ये ग्राउंड रियलिटीज को चेक नहीं करता, ये यानी ये इसकी सतही किस्म की जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर अपनी राय बना लेता है, ये हासिद है। ये देखिए कितनी बुरी बात है कि आपके एक मनफी रवैये बार बार रिपीट होने से आखिरकार दुनिया जान जाए, एक्सपोज हो जाए आप, बड़ी दुनिया अपने अमल से एक्सपोज हो जाती है। आप देखिए एक बार मिसाल लीजिए मैं यहां पर आऊं, मैं आपको इग्नोर करूं, आप कहेंगे शायद शाह साहब किसी अपनी सोच में घूमते, लेकिन मैं हर बार अगर आपको इग्नोर करता हूं आप कहेंगे बंदा ठीक नहीं, इसमें एरोगेंस है, ये बंदे का रवैया ठीक नहीं है, इस बंदे का एटीट्यूड ठीक नहीं है। सो मनफी सोचने वाले को अगर अपने नुकसान को पता लग जाए कि कितना नुकसान मुझे हो रहा है, वो खुद ब खुद उसकी लाइफ में नुकसान है, इकोनॉमी वाइज उसको नुकसान हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है, सबसे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज। सर देखें आपके बारे में अगर किसी का तासुर ये है कि आप एक मनफी बंदे हैं, ये बड़ी नुकसान आपको भी है, आपका नुकसान है, आपका नुकसान है। आप देखें कि जितनी दुनिया में प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है, व्यार से होती है, एक इमेज से होती है, एक गुमान होता है। तो शाह साहब फिर इसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो ग्रेजुअली रोजाना की बुनियाद पर, एक दिन आप नहीं चेंज हो सकते, आपने ग्रेजुअली उसको आहिस्ता लेकर आना है कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हैं, एटलीस्ट अपनी आदतों का एनालिसिस करें, रियलाइज करें कि आप गलत हो रहे हैं। एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जो पानी कम पीते हैं, ये बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे बताई। अच्छा। उनका जो पानी कम पीते हैं उनका ब्लड क्योंकि थिक रहने लग पड़ता है, थिक रहता है, और उनको कभी कभी लगता है कि सीने पे कोई बैठा हुआ है और गला को घूंट रहा है, वो उसको नाम देते हैं किसी रूहानी बीमारी का। और अगर उन्हें बताया जाए कि कुछ दिन तुम पानी ज्यादा पी लो सही, तो ये मसला हल हो जाएगा। रियलाइजेशन नहीं है लोगों को वो अच्छा, उसके साथ उन्हें कुछ पढ़ने को भी दिया जाए तो उन्हें आराम आ जाता है। वो असल में पढ़ने से आराम कम और वो ब्लड के जो थिन होने से जो आराम है वो उसकी वजह से आ रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई स्पिरिचुअल अमल चाहिए होता है, वो जब तक ना बताया जाए उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बिल्कुल शाह साहब बड़ा एक्यूरेट आप बात कर रहे हैं। अब इस तरह जिस तरह से हमने लिंक किया, आपने जिक्र किया कि जी बदलते वक्त के साथ इंसान को इम्प्रोवाइज करने, रियलाइजेशन लेके आनी है, अपने अंदर गलतियों को निशानदेही करनी है, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जो ज़माना है, जो कहा जाता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल गैप बढ़ रहा है, कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन वो डिजिटली वो उसके अंदर समझते नहीं है इस मामले को। अब जो बदलती दुनिया है, आपने खुद जिक्र किया, जूम मीटिंग्स हो रही हैं और आपको ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कितनी जल्दी चेंज करना है, कितना मुश्किल है ये सीखना कि फ़ौरन आप अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ ताकि आगे दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें? देखिए, जितना हम इंतज़ार करेंगे, ये इंतज़ार कि दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आप पे है कि आप कितना तेजी के साथ इस मौके को, इस स्पेस को जो बन रही है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी समझ के वेल कर लें। जितना आप इंतजार करें, मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, हमारे बड़े टीचर्स ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के और स्कूल्स के, जो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा से यूनिवर्सिटी खुले, हम ठीक से पढ़ाना शुरू करेंगे, दोबारा से पढ़ाना शुरू। जो जूम पे, स्काइप पे अच्छा नहीं पढ़ा सके, ये मौका था, सीखने का मौका था कि आप इसके जरिए कैसे मौसर हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल शुरू से रेज कर रहा हूं कि कैसा मुल्क है जिसमें इतने टीचर्स हैं, इतने हजार टीचर्स हैं, किसी का अपने सब्जेक्ट का अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं है। वाह, जबरदस्त, कितनी अजीब बात है। आप मुझे बताएं, फिजिक्स का एक अच्छा यूट्यूब चैनल हो, केमिस्ट्री का एक अच्छा यूट्यूब चैनल हो, या मैथ का एक अच्छा यूट्यूब चैनल हो, यानी अपने सब्जेक्ट का हमारा अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं होता। यानी जब आप अपने सब्जेक्ट को ही डिजिटली किसी जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते और आप कहें कि डिजिटल गैप है ना, ये गैप है और लोगों में फियर्स हैं। हाँ जी। बड़ी दुनिया डरती है। मैं जब व्हाट्सएप इस काम में आया, पब्लिक स्पीकिंग में, ट्रेनिंग में, कोचिंग में, मुझे लोग कहने लगे कि जब तुम नेट पे डाल दोगे तुम्हें कौन बुलाएगा।
भाई साहब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसे एज गेस्ट स्पीकर मैं वो जितने मेरे पास एप्लीकेशंस आई होती है, रिक्वेस्ट आई होती है, मैं पूरी नहीं कर सकता। हालांकि मेरा कंटेंट, ये बातें जो मैं आज कह रहा हूँ ये मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं बातें जो रिकॉर्ड करवा रहा होता हूँ वो मैं कई बार कह चुका हूँ, तो वो सबकी सब इंटरनेट पे पड़ी हैं। उसके बावजूद दुनिया फिर भी आपको बुलाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक रजाकियत पे यकीन ना होना, ये ख्याल होना कि अगर मैं नेट पे डाल दूंगा तो शायद सेल्फ बिलीव ही नहीं है, एश्योरेंस नहीं है लोगों को, अपने काम पे, अपने कंटेंट पे ये यकीन होना कि अल्लाह राज़िक है। आप मिसाल ले लीजिए, आप इस वक्त होस्ट ना होते, मैं गेस्ट ना होता, अल्लाह तब भी राज़िक होता, कोई ना कोई काम चल रहा होता। आप अपने पेरेंट्स के टाइम पे जाएं, अल्लाह उनको भी पाल रहा था, हमारे दादा के टाइम दुनिया पे तक भी सिलसिला बिल्कुल। और ये यकीन होना और ये कामिल यकीन होना शाह साहब बड़ा ज़रूरी है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि शाह साहब ने जो जिक्र किया है कि आप सेल्फ एश्योरेंस लेके आएँ, रियलाइजेशन लेके आएँ, अपने अंदर जो कमियां हैं आप उसको फील करें, उसको रियलाइज, फिर चेंजेस की तरफ आप आ सकते हैं। पॉजिटिवली सोचना ज़रूरी है और उसके लिए एक्शन लेना, पहला स्टेप भी आप ही ने लेना है। जो 2020 में हुआ वो भूल जाइए, जो कमियां हुई, जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, हेल्थ लॉस हुआ, अपने चले गए, उसको भूलिए, उसको आप साथ रखिए और फिर आगे जाइए। उसको साथ लेकर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। रूस में कम से कम 20,000 साल पुराना बर्फानी दौर का जो गैंडा था, राइन दरियाफ्त साइंसदानों ने कर लिया है। उनका कहना है कि मशरकी साइबेरिया में मकामी लोगों को हज़ारों साल पहले महफूज हो चुके एक गैंडे का जिस्म मिला है। ये गैंडा शुमाल मशरकी रूस में याकुतिया के इलाके में बर्फ़ के मैदान पिघलने की वजह से सामने आया और ऊन से ढके इस गैंडे के बेशतर अंदरूनी आज़ा अभी भी महफूज हैं, जिसके बाद इसका शुमार इस खित्ते में अब तक बेहतरीन तरीके से महफूज हुए जानवरों में होने लगा है। और माहिरीन इस गैंडे का मज़ीद मुताला करने के लिए इसे आइंदा माह लेबॉर्ट्री भी भेजेंगे। माहिरीन बर्फ़ की सड़कें बनने के इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो वाक़यात को शहर से ले जा सकें, जहां साइंसदान नमूने लेंगे और रेडियो कार्बन तज्जिए भी करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ऑब्वियसली जब आप देखते हैं इस तरह की कोई भी खबर को, तो आप देखते हैं कि किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है इस चीज़ को, और इतने सालों तक अगर ये प्रिजर्व हुआ है, 20 से 50,000 साल तो पहले ये कहाँ था, क्या करता होगा, इसी के लिए स्टडीज़ भी हो रही हैं। और किस तरह से इसके साथ जो इंसान थे वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये सारी स्टडी, ये सारा जो वक्त है ये स्टडी हो रहा है। उस गैंडे की बाक़ियत का जायज़ा लेने वाले साइंसदान ने रूसी मीडिया को ये भी बताया कि मरने के वक्त इस गैंडे की उम्र 3 से 4 बरस के लगभग थी और इसकी मौत मुमकिन तौर पर डूबने की वजह से हुई थी। तो ये तो स्टडी कर ली गई है, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद स्टडीज़ भी अभी हो रही हैं। फिर ये मामला अभी इस वक्त डिस्कशन भी है और इस वक्त इस पर बात भी की जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और आज की जो डेट है उसकी मुनासबत से हम पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की मायनाज अदाकारा और 24 न्यूज़ और इसके साथ साथ 24 में मॉर्निंग शो भी करती रही, तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक ज़बरदस्त एक बेहतरीन साथ इन्होंने दिया और हमेशा साथ रहेगा भी। जुगन काजिम, उनको हम आज बर्थडे विश करते हैं। 24 न्यूज़, सिटी न्यूज़ नेटवर्क और पुरस्कारों की जानिब से ढेरों सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मारूफ अदाकारा हैं, एंकर, असल नाम इनका अगर आपको नहीं मालूम तो वो है जी मेहरबानो, और इसको तब्दील करके उन्होंने जुगन नाम रखा फिल्म की दुनिया में। जुगन काजिम, मेहरबानो काजिम एक पाकिस्तानी कैनेडियन मॉडल अदाकारा हैं और मेज़बान भी रहीं और अभी भी ये मेज़बानी करती हैं। यूट्यूब चैनल भी इनका है, बड़ा ज़बरदस्त लोग इनको देखते भी हैं। मैंने भी इनके साथ मुझे मौका मिला कि मैं काम किया रमज़ान ट्रांसमिशन में, और उन्होंने कई पाकिस्तानी और कैनेडियन ड्रामों में भी काम किया है। लाहौर में पैदा हुई, उर्दू और अंग्रेज़ी रवानी से बोलती हैं और बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक मेज़बान हैं और एक साथी हैं, एक दोस्त हैं, एक बड़ी हैं और इसके साथ साथ एक गाइड हैं। क्योंकि जब मैंने इनके साथ काम किया रमज़ान ट्रांसमिशन में, जिस तरह से ये गाइड करती थी, बताती थी एज ए उस्ताद और एज ए बेहतरीन दोस्त, हम उन्हें बड़ा अभी भी याद करते हैं और अल्लाह ताला उनको इसी तरह खुश रखे। और इसके साथ साथ जिस तरह से वो माशाल्लाह फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त नाम है, और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर ख़ास कर बात की जाए टीवी ड्रामास की, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किए हैं, बड़ा ज़बरदस्त नाम बनाया, इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम बनाया, पाकिस्तान में भी, कनाडा में, और इसके साथ साथ जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बहुत से मुतादिद इंटरनेशनल ब्रांड्स की, वो भी आपको मालूम है कि काफ़ी वो काम भी कर रही हैं। फिर ये जो हम अभी पिक्चर्स लगा रहे हैं, ये तब की हैं जब रमज़ान ट्रांसमिशन वो 24 न्यूज़ के लिए और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए कर रही थी। काम किया, अल्लाह ताला उनको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, उनकी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। हम उनको सालगिरह मुबारक पेश करते हैं। इसके साथ साथ हम आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।